कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी भूल किसी ऐसे इंसान को दर्द देना है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी न बचा हो, क्योंकि जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो कभी कभी मौत भी उस इंसान को रोक नहीं पाती। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मरने के बाद वापस लौटी, लेकिन जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक घने और अंधेरे जंगल से। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बस एक औरत की परछाई दिख रही है जिसने लाल रंग का केप पहना हुआ है। बैकग्राउंड में एक बूढ़ी और भारी आवाज में कोई मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही है, जैसे कोई डरावना काला जादू चल रहा हो। इस अजीब माहौल में दो औरतें कीड़े मकोड़े, सांप, कनखजूरे और एक बिच्छू इकट्ठा कर रही हैं। जैसे जैसे मंत्र तेज होते हैं, वहां रखी हुई मटकी अजीब तरीके से हिलने लगती है। तभी सस्पेंस बढ़ता है और वो मटकी पलट जाती है, जिससे उसमें से काला लिक्विड और सारे कीड़े बाहर निकल आते हैं। एक कनखजूरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत उस पर चाकू घोंप देती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या तुम मुर्दों को जगाना चाहते हो? अब कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक हाई स्कूल के चमकदार जिम में, जहाँ लड़कियों का वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच चल रहा है। होम टीम की स्टार कैप्टन बुसाबा अपनी टीम को लीड कर रही है और मैच बहुत ही क्रिटिकल मोड पर है। हर तरफ गजब की टेंशन है। बुसाबा एक पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम को आगे कर देती है, लेकिन तभी उसकी एक टीममेट बॉल मिस कर देती है। बुसाबा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी भड़ास छुपाने के लिए एक नकली हंसी हंसती है। आखिरकार आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट शॉट में बुसाबा पॉइंट स्कोर कर लेती है और उनकी टीम जीत जाती है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठता है, लेकिन इस जश्न के बीच बुसाबा की नजर अपनी एक टीममेट या पर पड़ती है। वो उसे इशारा करती है कि कहीं जाना मत, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। पूरी टीम लॉकर रूम में वापस आती है। तभी एक खिलाड़ी अंदर जाती है तो उसे बैकग्राउंड में शॉवर से पानी गिरने की आवाज के साथ साथ किसी के घुटने की और चीखने की दबी दबी आवाज सुनाई देती है। वो दबे पांव आगे बढ़ती है और जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। कैप्टन बुसाबा वहाँ या को टॉर्चर कर रही थी। वो या से कह रही थी कि उसके अमीर घर वाले पैसे दें तभी वो उसे छोड़ेगी। या रोते बिलखते हुए भीख मांगती है और वादा करती है कि उसका पापा आज रात को ही पैसे दे देंगे। इसके बाद बुसाबा उसे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन या को शॉवर के पाइप से बांधकर ठंडे पानी के नीचे ही तड़पता हुआ छोड़ देती है। बुसाबा के जाते ही वो दूसरी टीममेट जो ये सब छुपकर देख रही थी तुरंत भागकर या को आजाद करती है। अगले दिन क्लास में बुसाबा अपनी नोटबुक में बहुत ही गुस्से में एक डरावना चेहरा बना रही होती है। तभी उसकी वो टीममेट उसके पास आती है और बताती है कि या आज स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार है। बुसाबा को शक होता है। फिर वो लड़की सच उगल देती है कि या ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं और वो बुसाबा के डर से स्कूल नहीं आई है। ये सुनकर बुसाबा का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में उस लड़की के बाल पकड़कर खींचती है और अपनी धौंस जमाते हुए जवाब मांगती है। तभी कोई चिल्लाता है कि टीचर आ रही है। बुसाबा तुरंत उसे छोड़ देती है और दोनों शरीफ बनकर बैठ जाती हैं। टीचर क्लास में आकर एक नई स्टूडेंट को सबसे मिलाती है। वो लड़की बताती है कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ शिफ्ट हुई है क्योंकि उसकी माँ को इस शहर में जॉब मिली है। तभी क्लास में कानाफूसी शुरू हो जाती है। सब आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये वही जिंदारा है जो वॉलीबॉल टीम की स्टार खिलाड़ी है और जिसे उन्होंने टीवी पर देखा था। बुसाबा ये सब चुपचाप देख रही होती है और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसे जिंदारा का आना जरा भी पसंद नहीं आया। यहाँ पता चलता है कि जिंदारा और क्लास की एक और लड़की होंग बचपन के दोस्त थे। प्राइमरी स्कूल में इन दोनों को एक दूसरी लड़की बहुत परेशान और बुली करती थी। लंच के टाइम जब सब लड़कियां साथ बैठी थी तो वो उन पुराने दिनों को याद करने लगती हैं। होंग बताती है कि कैसे बचपन में जिंदारा ने उस बुली करने वाली लड़की का डटकर सामना किया था और होंग को बचाया था, जिसके बाद उस लड़की ने कभी उन्हें परेशान नहीं किया। इस बात के लिए थैंक यू कहने के लिए होंग जिंदारा के खाने के पैसे खुद देने की बात करती है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। बुसाबा जिंदारा के सामने ही अपनी दादागिरी दिखाती है और होंग को मजबूर करती है कि वो उसके जूते साफ करे, क्योंकि बुसाबा का पैर कुत्ते की पॉटी पर पड़ गया था। बाद में प्रैक्टिस के दौरान बुसाबा या को घेर लेती है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे। वो गुस्से में या पर वॉलीबॉल मारना शुरू कर देती है, जब तक कि या जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने नहीं लगती। सब चुपचाप तमाशा देख रहे होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन जिंदारा की। वो बीच में आकर उस बॉल को ब्लॉक कर देती है जो या को लगने वाली थी। जिंदारा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बुसाबा को एक चैलेंज देती है, एक वॉलीबॉल मैच। अगर जिंदारा जीती तो बुसाबा को अपनी ये गुंडागर्दी और टॉर्चर हमेशा के लिए बंद करना होगा, और अगर बुसाबा जीती तो या का सारा कर्ज जिंदारा चुकाएगी। बुसाबा ओवर कॉन्फिडेंस में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो बुरी तरह हारने वाली है और सबके सामने उसकी बेइज्जती होने वाली है। हार बर्दाश्त न होने पर
बुसाबा गुस्से में जिंदारा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ कोच आ जाते हैं। कोच बुसाबा को बुरी तरह डांटते हैं, जिससे चिढ़कर बुसाबा पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। इस मैच के बाद बुसाबा जिंदारा के पास आती है और अकेले में बात करने को कहती है। दोनों एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग में मिलती हैं, जहाँ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वहाँ बुसाबा बहुत सीरियस होकर कहती है कि उन्हें आपस में शांति बनाकर रखनी होगी, क्योंकि कोच ने धमकी दी है कि अगर उसने कोई और लफड़ा किया तो वो उसका यूनिवर्सिटी कोटा छीन लेंगे। जब बुसाबा बात कर रही होती है, जिंदारा का ध्यान भटक जाता है। वो वहाँ की टूटी दीवारों और बिल्डिंग की ऊंचाई को देखने लगती है। अचानक उसे अतीत का एक भयानक मंजर याद आता है। उसका दिमाग उसे प्राइमरी स्कूल के उस दिन ले जाता है जब उसका उस बुली करने वाली लड़की से झगड़ा हुआ था। वो पूरी लड़ाई, चीख पुकार और डर उसके दिमाग में ताजा हो जाता है। उस हाथापाई में जिंदारा अपना आपा खो बैठी थी और उसने उस लड़की को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बिल्डिंग से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस याद से जिंदारा पूरी तरह हिल जाती है। उसे वही पुराना डर और गिल्ट महसूस होने लगता है। वो हांफते हुए खुद को संभालती है और वापस बुसाबा की बातों पर फोकस करने की कोशिश करती है। इस बातचीत के कुछ समय बाद जब जिंदारा अपने कमरे में थी तो लैपटॉप पर अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड से चैट करते हुए उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो ऑनलाइन लड़का जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रही थी और जिसे वो पसंद करने लगी थी, कोई और नहीं बल्कि गोंग था, जो कि बुसाबा का बॉयफ्रेंड है। ये सच जानकर जिंदारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। अगले दिन स्कूल में टेंशन के बीच बुसाबा जिंदारा से कहती है कि वो उसके साथ एक जगह चले, क्योंकि उसे एक स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने जाना है। वो कहती है कि उसका गोंग के साथ चीटिंग को लेकर झगड़ा हो गया है, इसलिए उसे अकेले जाने में डर लग रहा है। जिंदारा पहले तो मना करती है, लेकिन फिर उसकी सेफ्टी की फिक्र करते हुए साथ जाने के लिए मान जाती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर जिंदारा को समझ आता है कि बहुत देर हो चुकी है। ये एक जाल था। बुसाबा ने उसे कुछ खतरनाक गुंडों को बेच दिया था। जैसे ही जिंदारा को सिचुएशन समझ आती है, वो बिना वक्त गंवाए अपनी जेब से एक चाकू निकालती है और उन गुंडों पर टूट पड़ती है। वो बहुत ही फुर्ती से उनके वार को रोकती है और उन पर पलटवार करती है। मौत के मुंह से बचकर निकलने की इस जंग में चीख पुकार मच जाती है। आखिरकार जिंदारा उन गुंडों को छकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो बुरी तरह हांफ रही थी और डर के मारे उसका बुरा हाल था। इस हादसे के बाद जिंदारा कैफेटेरिया में बुसाबा को पकड़ लेती है और गुस्से में उस पर चिल्लाती है, लेकिन बुसाबा बड़े एटीट्यूड में उसे इग्नोर करती है। जिंदारा को लगता है कि उसकी नई सहेलियां उसका साथ देंगी, लेकिन डर के मारे सब मुंह बंद करके खड़ी रहती हैं। खुद को अकेला पाकर जिंदारा गुस्से में वहां से पैर पटकती हुई निकल जाती है। बाद में हम बुसाबा को उसके बॉयफ्रेंड गोंग के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर देखते हैं। गोंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और बुसाबा उसे डेट पर चलने को कहती है, लेकिन गोंग मना कर देता है कि उसे अपनी माँ के काम से कहीं जाना है। बुसाबा उसे धमकी भरे लहजे में कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं जा रहा तो पक्का किसी दूसरी लड़की के चक्कर में होगा। गोंग उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि असल में वो जिंदारा से मिलने की प्लानिंग कर रहा था। तभी जिंदारा वहां पहुंचती है और गोंग को देखकर थोड़ा हिचकिचाती है कि सामने जाए या नहीं, लेकिन तभी बुसाबा वहां गुस्से में आ धमकती है और गोंग पर झूठ बोलने और चीटिंग करने का आरोप लगाते हुए हमला कर देती है। जिंदारा खुद को बचाने के लिए छुप जाती है, लेकिन गलती से उससे कुछ आवाज हो जाती है जिससे बुसाबा का ध्यान भटकता है। गोंग और बुसाबा का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बुसाबा गुस्से में गोंग को चाकू घोंप देती है। ऐन मौके पर कोच वहां आकर दोनों को अलग करते हैं। इस कातिलाना हमले की वजह से बुसाबा को तुरंत स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद एक बहुत ही खौफनाक हादसा होता है। बुसाबा की लाश बास्केटबॉल कोर्ट पर लटकती हुई मिलती है। उसने सुसाइड कर लिया था। उसके अंतिम संस्कार के दौरान अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। जिंदारा और होंग को किसी के फोन पर एक वीडियो दिखता है जिसमें बुसाबा सीढ़ियां चढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन वो वीडियो तुरंत डिलीट कर दिया जाता है ताकि कोई और न देख सके। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और दूर से एक डरावनी हंसी गूंजती है। और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। बुसाबा का ताबूत स्टैंड से गिर जाता है, उसकी लाश बाहर आ जाती है और सबकी आंखों के सामने वो लाश अपनी आंखें खोल देती है। लड़कियां डर के मारे कांपने लगती हैं और फैसला करती हैं कि आज रात वो सब मिलकर एक ही घर में रुकेंगी ताकि सेफ रहें। उस रात एक लड़की को बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखती है कि बुसाबा का भूत उनके पीछे पड़ा है, दरवाजे खटखटा रहा है और अंधेरे कोनों से उसके सांस लेने की आवाजें आ रही हैं। माहौल एकदम दम घोंटू हो जाता है। अगली सुबह जब लड़कियां वॉलीबॉल कोर्ट पर जाती हैं तो उन्हें वहां काले जादू के निशान मिलते हैं। बुझी हुई मोमबत्तियां, राख और जमीन पर बने अजीबोगरीब सिंबल। वहां की सफाई करने वाली बाई डर के मारे कांपने लगती है और उन चीजों को छूने से मना कर देती है। वो डरते डरते बताती है
कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है और किसी ने बुसाबा की आत्मा को वापस बुला लिया है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि इस श्राप का असर सिर्फ 3 दिन तक रहेगा। पहले 2 दिन वो आत्मा तबाही और खौफ मचाएगी और तीसरे दिन सबके सब मारे जाएंगे। शुरू में लड़कियों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ वहम है, लेकिन उनका ये भ्रम तब टूटता है जब दोपहर में उनमें से एक लड़की को सचमुच बुसाबा का भूत दिखाई देता है। वो बाथरूम में रोते हुए अपनी सहेलियों को बताती है कि सुबह सुबह बुसाबा उसके सामने आई थी। अब लड़कियों को समझ आ जाता है कि खतरा कितना बड़ा है और उनके पास वक्त बहुत कम है। तभी अचानक वो सफाई वाली बाई पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं और वो बाई कांच के शीशे पर अपना सिर दे देकर मारने लगती है। अपने बहते खून से वो शीशे पर लिखती है, तुम सब मरोगे। लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। ठीक उसी वक्त गोंग वहां मसीहा बनकर आता है, दरवाजा तोड़ता है और उन्हें बचा लेता है। वो सब तुरंत जान बचाकर भागते हैं और मदद के लिए एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनकर बताता है कि वो आत्मा बहुत गुस्से में है और तीसरे दिन का सूरज ढलने से पहले उसे रोकना होगा। वो उन्हें एक जादुई तलवार दिखाता है और कहता है कि काले जादू में इस्तेमाल की गई चीजें ढूंढ कर लाओ। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। वो तांत्रिक खुद पर ही चाकू से वार करने लगता है। तड़पते हुए वो मरने से पहले उन्हें आखिरी सुराग देता है। अगर बुसाबा से पीछा छुड़ाना है तो उस जादुई चीज को तबाह करना होगा जिससे उसे बुलाया गया है और उस इंसान को काबू करना होगा जिसने ये काला जादू किया है। ये कहकर तांत्रिक दम तोड़ देता है। अब सब मिलकर ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि आखिर बुसाबा को बुलाया किसने। शक की सुई 2 लोगों पर जाती है। पहला बुसाबा का पिता जो काला जादू जानता था और दूसरा उनका कोच जिसके बुसाबा के साथ कुछ गलत संबंध थे। जब वो क्लासरूम में वापस आते हैं तो अचानक बुसाबा का भूत उनके सामने आ खड़ा होता है। उसे देखकर पूरी क्लास और टीचर डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। सब जान बचाकर बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागते हैं ताकि प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स के साथ इकट्ठा हो सके। वहां जिंदारा और गोंग कोच को घेर लेते हैं और उन पर काला जादू करने का आरोप लगाते हैं। कोच पहले तो मना करता है, लेकिन तभी बुसाबा की आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है। उसकी हंसी एकदम डरावनी हो जाती है जो पूरे जिम में गूंजती है। वो कोच के मुंह से बुसाबा के साथ किए गए अपने सारे गंदे कामों का सच उगलवा देती है। अपनी सुध-बुध खोकर वो कोच सबके सामने अपनी पैंट उतार देता है, जिसे देखकर लड़कियां रोने और चिल्लाने लगती हैं। प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स तुरंत कोच को दबोच लेते हैं, लेकिन तभी सबकी नजर ऊपर जाती है। वहां बुसाबा की रूह लटकती हुई कांप रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर सबको समझ आ जाता है कि ये भूत बिना अपना बदला लिए शांत नहीं होने वाला। इस ड्रामे के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद बुसाबा का पिता ही इस सब के पीछे है। वो उसके घर में घुस जाते हैं और वहां उन्हें काले जादू का पूरा सेटअप मिलता है। बुझी हुई मोमबत्तियां, अजीब सिंबल्स, पुरानी किताबें और बुसाबा की ढेर सारी तस्वीरें। साफ था कि वही ये सब कर रहा था। तभी बुसाबा का पिता वहां आ जाता है और पकड़े जाने के गुस्से में उन पर चाकू से हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए स्टूडेंट्स उस पर अपवित्र पानी फेंक देते हैं। हाथापाई के बीच उन्हें एक वूडू डॉल मिलती है जिससे ये जादू कंट्रोल हो रहा था। वो तुरंत उस डॉल को पैरों से कुचलकर तबाह कर देते हैं। बुसाबा का पिता खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वूडू डॉल टूटती है, छत का हिस्सा टूट जाता है और वो सीधे नीचे लोहे की नुकीली ग्रिल पर जा गिरता है, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। सबको लगता है कि चलो वूडू डॉल खत्म, और बुसाबा के पिता की मौत के साथ ही ये मुसीबत टल गई। वो तसल्ली के लिए अस्पताल में भर्ती उस तांत्रिक से मिलने जाते हैं, जो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, अब सब ठीक है। आज श्राप का तीसरा और आखिरी दिन था और जिंदारा और गोंग खुश थे कि आखिरकार ये बुरा सपना खत्म हुआ, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। रास्ते में जिंदारा की नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ती है जहाँ मोमबत्तियां, ताबीज और अजीब चीजें बिक रही थीं। जिंदारा दुकानदार से पूछती है कि ये क्या है। दुकानदार बड़े आराम से बताता है कि ये सब बुरी आत्माओं और भूतों को दूर रखने और घर की हिफाजत करने के लिए सुरक्षा कवच है। ये सुनते ही जिंदारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बुसाबा के पिता का घर याद आता है। वही मोमबत्तियां, वही सिंबल, वही किताबें। उसे झटका लगता है कि वो सब काला जादू करने के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत ही खतरनाक बला को खुद से दूर रखने की आखिरी कोशिश थी। दरअसल सच तो ये था कि बुसाबा का पिता कोई भूत नहीं बुला रहा था, बल्कि वो तो खुद को बुसाबा के भूत से बचाने की कोशिश कर रहा था। जो राहत जिंदारा को मिली थी वो पल भर में गायब हो जाती है। ठीक रात के 12 बजे बुसाबा अस्पताल में तांत्रिक के केबिन में प्रकट होती है। वो उसका मजाक उड़ाती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। उधर बाहर जिंदारा को अचानक बहुत ठंड महसूस होती है। वो देखती है कि कार के अंदर बुसाबा का भूत घोंग पर हमला कर रहा है। जिंदारा पागलों की तरह कार की तरफ भागती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन सब बेकार। बुसाबा गोंग को तड़पा तड़पा कर मार डालती है। जिंदारा अपने
अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को दम तोड़ते देखती है और पूरी तरह टूट जाती है। गोंग को मारने के बाद बुसाबा का भूत या के पीछे जाता है। या अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेलियों को मैसेज कर रही थी कि चलो सब ठीक हो गया। तभी उसे खिड़की के पास कुछ अजीब आवाजें आती हैं। पहले तो वो ध्यान नहीं देती, लेकिन आवाजें तेज होने पर वो खिड़की के पास जाकर देखती है। तभी सड़क से गुजरती एक कार की हेडलाइट की रोशनी उसके कमरे पर पड़ती है और उस रोशनी में उसे खिड़की के बाहर खड़ी बुसाबा की परछाई दिखती है जो उसे घूर रही थी। या डर के मारे पीछे हटती है और टेबल से टकरा जाती है, जिससे एक पेंसिल जमीन पर पड़े बिजली के एक्सटेंशन बोर्ड पर गिर जाती है। तभी बुसाबा उस पर झपटती है, बिजली का स्पार्क होता है और सुपरनेचुरल ताकत से वो पेंसिल सीधे या की आंख में जाकर घुस जाती है। वो दर्द से तड़प उठती है। तभी बुसाबा उसे पीछे से पकड़ लेती है और या की हूबहू आवाज निकालकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। दरवाजे के बाहर खड़ी या की माँ अपनी बेटी की आवाज सुनकर घबरा जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। बुसाबा या को दरवाजे के ठीक पीछे सटाकर खड़ी रखती है और उसकी आवाज में चिल्लाती रहती है। जैसे ही माँ जोर से धक्का देकर दरवाजा खोलती है, दरवाजे का झटका सीधे उस पेंसिल पर लगता है, जिससे वो पेंसिल या के दिमाग में घुस जाती है और वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। उसकी माँ चीख पड़ती है। इस बीच जिंदाहरा बुसाबा के पिता के घर में सबूत ढूंढ रही थी कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। वहाँ उसे एक रसीद मिलती है जिससे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि होंग है। दूसरी तरफ होंग अपनी बची हुई सहेली के साथ मिलकर इस श्राप को खत्म करने का नाटक कर रही थी। वो दोनों रोते हुए बुसाबा की आत्मा से माफी मांग रही थी, लेकिन तभी असली सच सामने आता है। दरअसल उस दिन जब जिंदाहरा ने बुसाबा की लाइफ बर्बाद कर दी थी, तो बुसाबा जिंदाहरा से बदला लेने आई थी। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई थी। गोंग और या ने बीच बचाव करने की कोशिश की थी। बुसाबा रोते हुए चिल्लाई थी कि तुम लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मेरी जान मत लो। उसकी हालत देखकर उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन बुसाबा ने फिर से जिंदाहरा पर हमला कर दिया। इस हाथापाई में किसी ने बुसाबा को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका गला एक लोहे के पाइप से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सब घबरा गए। उन्होंने इस मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए बुसाबा की लाश को उसके यूनिफॉर्म में बास्केटबॉल कोर्ट पर लटका दिया, ताकि सीसीटीवी कैमरे में ये सुसाइड लगे। जब होंग को ये सच पता चला तो वो पागल हो गई। उसने अपनी सहेली पर चिल्लाते हुए कबूल किया कि उसी ने बुसाबा को वापस बुलाने के लिए काला जादू किया था, क्योंकि वो बुसाबा से प्यार करती थी। गुस्से में पागल होकर होंग बुसाबा के भूत के साथ मिलकर अपनी उस सहेली को मार डालती है और उसकी लाश को भी कोर्ट पर लटका देती है। ठीक उसी वक्त जिंदाहरा वहाँ पहुँचती है और ये खौफनाक मंजर देखकर दंग रह जाती है। वो होंग से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। होंग गुस्से में कांपते हुए कहती है, ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना है। वो बताती है कि बचपन में जिस लड़की को जिंदाहरा ने धक्का देकर मार डाला था, होंग उससे भी प्यार करती थी और तब से उसे बुसाबा की गुंडागर्दी और उसका टॉर्चर सहने में एक अजीब सा मजा आने लगा था। अब दोनों के बीच आर पार की जंग शुरू हो जाती है। सालों की नफरत और गुस्सा बाहर निकल आता है। दोनों अपनी अपनी जेब से चाकू निकाल लेती हैं। होंग के हाथ में वही जादुई चाकू था जिससे रस्म के दौरान कनखजूरे को मारा गया था। दोनों एक दूसरे पर वार करती हैं। आखिरकार होंग जिंदाहरा के पेट में चाकू घोंप देती है, लेकिन जिंदाहरा दर्द और गुस्से में तड़पते हुए अपनी पूरी ताकत लगाती है और होंग का गला रेत देती है। होंग तड़पते हुए जमीन पर गिरती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। जब होंग ने जिंदाहरा को चाकू मारा था, तो जिंदाहरा का बहता हुआ खून सीधे उस कनखजूरे वाले जादुई सिंबल पर गिरता है। इससे वो जादुई सील एक्टिवेट हो जाती है और वो कनखजूरा रेंगता हुआ जिंदाहरा के जख्म के अंदर घुस जाता है। इसके साथ ही बुसाबा की रूह जिंदाहरा के शरीर पर कब्जा कर लेती है। फिल्म का आखिरी सीन स्कूल के कैफेटेरिया का है। चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सा सस्पेंस है। जिंदाहरा, जिसके शरीर में अब बुसाबा है, बहुत ही घमंड के साथ होंग के सामने बैठी है और होंग के गले पर पट्टी बंधी हुई है और वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देख रही है। जिंदाहरा बड़े रौब से कहती है, मेरा पैर कुत्ते की पॉटी पर पड़ गया था। होंग बिना कुछ बोले एक डरावनी और वफादार मुस्कान के साथ नीचे झुकती है और उसके जूते साफ करने लगती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और हमें खाली कैफेटेरिया दिखाई देता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।